मैंने उस लड़की को अपना नाम बताया, मेरा नाम है शाजिल अमीर। तभी वो मजाक करते हुए बोली, अच्छा तो तुम अमीर हो, बहुत ज्यादा अमीर हो क्या? वो हंसकर बोली, अमीर तो हूँ लेकिन मेरे वालिद का नाम भी अमीरुद्दीन है। इसी तरह मेरे वालिद का नाम जुड़कर मेरा नाम शाजिल अमीर है। तो मेरा नाम माशा अरसलान, यही ना? तो मैंने उससे कहा, जी हाँ ऐसा ही कहते हैं, वालिद का नाम औलाद के साथ लगता ही है। तभी वो लड़की कहने लगी, चलोगे तुम मेरे साथ मेरे घर? मैंने कहा, ज्यादा दूर तो नहीं है, सही बताओ पहले। नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं है शाजिल, तुम आओ तो सही। उस लड़की ने इतना कहा और उसके बाद हम दोनों पेड़ से नीचे उतर गए। उसके बाद वो मेरे साथ साथ चलने लगी। वो बहुत प्यारी लग रही थी चलते हुए। उसका लिबास भी बेहद खूबसूरत था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे इस गांव की लड़की है। और उसके लिबास में एक खास बात भी थी, उसके लिबास में जो सितारे लगे हुए थे वो ऐसे चमक रहे थे जैसे पूरा लिबास ही इस दुनिया का ना हो। और चांदनी रात में इस तरह उसके बाल भी सोने के लगे हुए मालूम हो रहे थे। उसके बाल सुनहरी थे जो साफ सोने के लग रहे थे। उसने आगे बढ़कर मेरा अचानक से हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ आगे आगे बढ़ने लगी। उसके हाथ पकड़ने से मैं हैरान भी नहीं हुआ, परेशान भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे उसका टच बहुत अच्छा लगा। तभी वो मुझसे बोली, कई बार मैंने तुम्हें देखा था, मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हारे से बात करूं और तुम्हारे साथ खेलूं, मगर मेरे बाबा की इजाजत नहीं थी। इसलिए शाजिल मैं आज तुम्हारे सामने आई, वरना कब की आ जाती। मैं छुप छुपा कर तुम्हें देखने जरूर आ जाती थी, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने की इजाजत मुझे नहीं मिली थी। यहाँ एक बार मुझे मेरे वालिद ने डांटा भी था। कहने लगे थे कि चांद ढलने से पहले घर वापस आ जाया करो, और वैसे भी इतनी रातों में तन्हा निकलना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मगर शाजिल, तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरा तो दिल यही चाहता था मैं चांदनी रातों में घूमूं। अक्सर जब भी चांद पूरा होता है, चांदनी रात आती है, तो मैं बाबा से बगैर इजाजत लिए ही बाहर निकल आती हूँ। वो अचानक फिर से हंसने लगी और इतना बोलकर वो चुप हो गई। मगर बाबा भी है ना, बहुत ज्यादा चालाक हैं, बाबा भी सब जानते हैं। हम काफी देर तक इसी तरह बात करते हुए चलते रहे। काफी आगे बढ़ गए और कुछ फासला तय करने के बाद हम अब दरख्तों और बागों से जहां हम मिले थे वहां से बहुत ज्यादा दूर, अच्छी खासी दूर आ चुके थे। मैं उससे बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था और मुझे अब तक कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मैंने कितना फासला तय कर लिया है। फिर मैं अचानक ही चौंक पड़ा, क्योंकि मुझे अब एहसास हुआ था कि मैं आबादी से बहुत ज्यादा दूर निकल आया हूँ। इस लड़की के साथ मैं पता नहीं कहाँ आबादी से इतना दूर आ गया। मैं अचानक डर के मारे रुक गया, क्योंकि ज्यादा आबादी से दूर जाना अच्छी बात नहीं थी। और ये लड़की वैसे ही मेरे लिए अजनबी ही थी। भले ही आज मिली थी, उससे बात हो गई थी तो क्या हुआ, लेकिन थी तो यही अजनबी। मैं अचानक से रुक गया तो वो लड़की पलटकर कहने लगी, बस बस हमारी गाड़ी सामने ही खड़ी है, बस थोड़ी दूर पर हमारी गाड़ी है। तभी अचानक मुझे सामने ही रोशनियां नजर आने लगी। ये रोशनियां किसी घोड़ा गाड़ी में लगी हुई थी और उन लाइटों में मुझे सफेद रंग के घोड़े भी नजर आ रहे थे। करीब पहुंचते ही, जैसे हम थोड़ा करीब पहुंचे, तो मेरा ख्याल जो था वो दुरुस्त साबित हुआ, सही साबित हुआ। वो एक खूबसूरत गाड़ी थी जिसमें सफेद रंग के 4 घोड़े जदे हुए थे और उन पर चांदी का साज भी सजा हुआ था। उसके साथ ही एक कोचवान भी उस गाड़ी पर अजीब लिबास में खड़ा हुआ था, जिसने हमें दूर से देखकर गाड़ी का दरवाजा खोला और एक चौकी निकालकर उसने नीचे भी रख दी। और मैं था जो इन तमाम तर चीजों को, तमाम तर मामलात को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। उसने मुझे चौकी पर चढ़कर गाड़ी में दाखिल होने का इशारा किया और मैं नहीं जानता कि मैंने कैसे और क्यों उसकी हिदायत पर उस वक्त अमल कर लिया, और वो भी मेरे साथ ही अंदर आ गई थी। क्या ही खूबसूरत वो सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी, और क्या ही खूब अंदाज था। ऐसा शाही अंदाज तो हमारी हवेली में इतने अमीर होने के बावजूद भी नहीं था जो इस गाड़ी में था। हम लोग बहुत अमीर थे, लेकिन उस गाड़ी की सीट पर बैठकर मुझे अंदाजा हुआ जैसे मैं परों के ढेर में धंस गया हूँ। इतना मुलायम उसकी गादी थी कि मैं अंदर धंसता ही चला गया। निहायत ही मुलायम सीटें थी वो। कोचवान ने सबसे पहले गाड़ी के इर्द गिर्द के पर्दे गिरा दिए और फिर शायद उसने घोड़ों की लगामें थाम ली। गाड़ी की जुम्बिश हुई, गाड़ी बढ़ने लगी और घोड़े के गलों में बंधी हुई घंटियां एक तरन्नुम सी आवाज में गूंजने लगी। मैं माशा के साथ खामोशी से बैठा हुआ था और फिर मैंने कहा, अगर ये पर्दे हटाए जाएं तो माशा हम बाहर देख सकते हैं। और हाँ, वैसे माशा मैं बहुत देर तक तुम्हारे घर नहीं रहूंगा, ज्यादा देर रुकने की मुझे इजाजत नहीं है। और तुम अपने अम्मी अब्बू को ये बात बताओगी कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ? तभी वो बोली, अरे बता देंगे शाजिल, इतना भी क्या टेंशन लेना, छोड़ो इन बातों को। तुम मेरे घर तो चलोगे ना, सब देख लोगे वहाँ जाकर। घर तो चलो, फिर देखो, मैं हमारा घर भी बहुत अच्छा लगेगा। घोड़े अब बहुत तेजी के साथ दौड़ने लगे थे और बाहर का सारा मंजर, सारे मनाजिर मेरी आंखों से अब तक ओझल थे। मुझे नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है और कैसे। मैं तो बस उस वक्त माशा को देखे जा रहा था। तभी मैंने उससे कहा, माशा तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो
बहुत हसीन हो। मैंने अपनी जिंदगी में बल्कि अपने ख्वाबों ख्यालों में भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें शाजिल? उसने मुझसे अचानक ये सवाल पूछा तो मैंने उसे डायरेक्ट जवाब दे दिया कि हाँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। हम दोस्ती कर लेते हैं। चलो शाजिल, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो मैंने कह दिया कि चलो ठीक है माशा, मैं 14वीं की रात को हमेशा तुम्हारे पास आया करूंगा। इसी रात को हम मिला करेंगे। और वो दरख्त है ना जहाँ पर हम मिले हैं, वही दरख्त सबसे अच्छी जगह है तुमसे मिलने की। हम लोग हर 14वीं की रात को वहीं उसी पेड़ पर एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। और अगर वहाँ ना मिल सके तो इस बात की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। बस जब भी 14वीं का चांद तुम्हें दिखाई दे, तुम किसी खुली जगह में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा जहाँ मैं आसानी से तुम्हारे पास पहुँच सकूं। क्योंकि अगर तुम वहाँ ना मिली तो कम से कम ऐसी जगह तो दिख ही जाओगी, खुली जगह जहाँ पर मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। अब मैं खामोश हो चुका था क्योंकि माशा मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब हमेशा 14वीं के चांद को अपनी इतनी खूबसूरत दोस्त से मिलने का मुझे मौका मिल गया है। इस मौके को मैं हरगिज नहीं गवाऊंगा और मैं हमेशा अब 14वीं की रात का इंतजार किया करूंगा। और खास तौर पर उस बाग में मैं आ जाया करूंगा, उस दरख्त के पास, और खासकर अपने दोस्तों को तो बिल्कुल भी साथ नहीं लाऊंगा। फिर अचानक से घोड़ा गाड़ी रुक गई। मैं चौंक गया। उसके बाद वही चौकड़ी जिससे मैं चढ़ा था वो वापस नीचे रख दी गई। मैं और माशा अब नीचे उतर आए थे। हमने जैसे ही जमीन पर कदम रखा था तो वहाँ पर सब्ज घास थी, यानी हरे रंग की घास। हालांकि वो वक्त तो रात का था, लेकिन यहाँ पर फिर भी रोशनियाँ फैली हुई थी। ये रोशनियाँ रंगीन मशालों की थी और मैं था जो इस बात से हैरान था कि रंगीन मशाले आखिर आई कहाँ से, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी रंगीन मशाले नहीं देखी थी कि रंगीन मशाले भी हमारी दुनिया में होती हैं। कभी कभी हमारी बस्तियों में रश्क हुआ करता था और नाचने वाले जगह जगह मशाले जलाकर मस्ती किया करते थे। उन मशालों की रोशनी में भगला डाला जाता था और दूसरे रक्स भी वहाँ पर हुआ करते थे। तभी मेरी निगाहें एक अजीमुश्शान इमारत की तरफ उठ गई जो थोड़े पुराने तर्ज की थी, लेकिन उसमें लातादाद गुंबद थे जो बिल्कुल चांद की तरह चमक रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि उन गुंबदों के चमकने का आखिर राज क्या था और क्यों वो गुंबद इतने ज्यादा चमक रहे थे। माशा ने मुझे आगे चलने के लिए कहा और मैं हैरान सा आगे चल भी पड़ा। इमारत को जब मैंने देखा तो उस इमारत को देख के एहसास हुआ कि ये तो हमारी हवेली से भी कई गुना ज्यादा बड़ी इमारत है। ये तो पूरा का पूरा महल ही लगती है। मैंने आज तक महलों की सिर्फ कहानियां सुनी थी। ये तो मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि महल इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं और मैं अपनी आंखों से हकीकत में महल देखूंगा। लेकिन इस वक्त दोस्तों मैं एक महल में दाखिल हो रहा था। सामने ही मेरे संगे मरमर की बनी हुई सीढ़ियां थी और उसके ठीक सामने एक राहदारी भी मौजूद थी जिसमें एक मोटा सा कालीन बिछा हुआ था। दीवारों में बड़े बड़े पत्थर थे जो बहुत ज्यादा रोशन पत्थर थे। मेरी तो अब हैरत उरूज पर थी, हैरत की इंतहा न रही थी। और अब मैं था जो माशा से बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं हैरान ही इतना हो चुका था। बल्कि अब तो मैं इन मनाजिर को, इन मंजरों को देखता हुआ बस आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा हैरान था। माशा आगे चलकर मुझे एक बड़े कमरे में ले आई और यहाँ पर इंतहाई कदीम तर्ज के सोफे और मसेरियां और न जाने क्या क्या सामान बहुत कदीम और पुराने जमाने का था। अजीमुशान छतों से फानूस लटक रहे थे जिसमें रोशनियां थी। ये मेरा कमरा है। अचानक माशा मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, यहीं पर रुकें या फिर तुम कहो तो चलो मैं तुम्हें अपना बाग दिखाती हूँ शाजिल। मेरी तो जैसे अब आवाज ही बंद हो चुकी थी। मैं माशा के साथ कमरे से बाहर निकला था। ये बाग कमरे के पिछले हिस्से में था और ये बाग बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ था और जो हसीन फूल इस बाग में लगे हुए थे वो तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं पर भी नहीं देखे थे। इतने खूबसूरत और हसीन फूल तो हमारी दुनिया में किसी बाग में नहीं थे। मैं यही सोच रहा था, ना जाने ये दुनिया कौन सी है, मैं किस आलम में आ चुका हूँ और किस शहर में और किस जगह हूँ, आखिर इतनी खूबसूरत जगह कौन सी है। और मैं बार बार यही सोच रहा था कि ना जाने ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ, आखिर हो क्या रहा है। तभी मैंने सामने दो लोगों को देखा जो सफेद लिबास में मलबूस चहलकदमी कर रहे थे। तभी मुआशा एकदम से बोली, मेरे अम्मी और अब्बू, आओ वापस पलटे वरना। अभी वो इतना ही बोल चुकी थी कि आवाज आई, माशा इधर आओ। तभी एक मर्द की आवाज सुनाई दी और माशा वहीं पर ठिठक गई। फिर सरगोशी यानी धीमी आवाज से मेरे कान में कहने लगी, बस हिम्मत से काम लेना, समझ गए ना शाजिल, और झूठ कतई मत बोलना, गलती से भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। उन्हें झूठ से बहुत ज्यादा नफरत है। मैंने कुछ हिचकिचाना चाहा लेकिन माशा मुझसे कहने लगी, आ जाओ, डरो मत, उन्होंने ही बुलाया है हमें। अगर एक लम्हे भी हमने देरी की, ताखीर की तो मेरे वालिद और वालिदा हमसे नाराज हो जाएंगे। खैर, डर नाम जैसी चीज से तो मुझे वाकफियत ही नहीं थी। मैं वाकिफ ही नहीं था डर नाम जैसी चीज से। बस ऐसे ही इन लोगों के सामने और माशा के सामने जरा सी मेरी झिझक की कैफियत थी। मैं माशा के साथ आगे बढ़ा
और उन लोगों के नजदीक हम दोनों पहुंच गए। दोनों ने पहले तो मुझे अजीब सी नजरों से देखा, फिर वो दोनों माशा की तरफ देखने लगे। तभी माशा कहने लगी, अब्बू ये शाजिल अमीर हैं, मुझे बाग में मिले थे, वही बाग जहाँ बड़े बड़े कीमू लगे हुए हैं। तभी उसके वालिद बोले, हाँ बेटे वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम इन्हें अपने साथ क्यों लेकर आ गई? तभी माशा ने कहा, अब्बू इनसे मेरी दोस्ती है। और उन बुजुर्ग शख्स ने अपने साथ चलने वाली औरत को देखा। औरत ने बड़ी नरमी लहजे से कहा, बेटे दोस्ती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात गए तक दोस्तों को इस तरह परेशान नहीं करते हैं। तभी माशा कहने लगी, फिर क्या हुआ अम्मी? नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। तभी वो मुखातिब हुए कहने लगी, शाजिल यही नाम है ना तुम्हारा? शाजिल बेटा मैं तुम्हें भी नसीहत करती हूँ, रातों को इस तरह घर से बाहर नहीं जाते हैं, वो भी माँ बाप से पूछे बगैर। ये सब बुरी बात है बेटा, अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो देखो ना, तुम्हारे अम्मी अब्बू को तो पता भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया है, वो कितने परेशान हो रहे होंगे। चलो अब रातों को बाहर ना घूमना, जाओ बेटा माशा, इन्हें वापस छोड़कर आ जाओ। तभी माशा ने कहा, अम्मी थोड़ी देर तो रहने दीजिए इन्हें यहीं पर, जिद नहीं करते बेटा माशा। इतना कहा खातून ने और मेरे नजदीक वो भी पहुँच गयी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शाजिल है ना नाम तुम्हारा? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगी, बहुत प्यारे हो बेटा तुम। खातून ने ये कहा और अपने लिबास का एक हिस्सा मेरे ऊपर डाल दिया और एक लम्हे के लिए मुझे अपने करीब लिपटा कर मुझे प्यार भी किया। एक लम्हा बस, अचानक जैसे उस वक्त मेरा जहन सो सा गया, लेकिन वो चादर या कपड़ा जब मेरे चेहरे से हटा तो बहुत कुछ मेरे सामने अब नाकाबिले यकीन मंजर था। अब मैं वहाँ पर माशा घर नहीं बल्कि उस बाग में उस दरख्त के नीचे खड़ा था जहाँ पर माशा मुझे मिली थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।